इसमें कोई शक नहीं कि अदानी बहुत अक्लमंद हैं, लेकिन जब भी उन्हें सरकार से मदद की दरकार होती है तो नरेंद्र मोदी उनकी भरपूर मदद करते थे। चिमन भाई गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री ने उन्हें कच्छ में जमीन दी थी, लेकिन अगर अदानी को सबसे ज्यादा जमीनें किसी ने दी हैं तो वो नरेंद्र मोदी हैं, और वो भी बेहद सस्ते दाम पर दी गई हैं। अगर मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो अदानी को हवाई अड्डे, बंदरगाह कतई नहीं मिल पाते। अहमदाबाद हवाई अड्डा जो बहुत मुनाफे में चल रहा था, उसे भी अदानी को दे दिया गया। ये कहना है अहमदाबाद के वरिष्ठ पत्रकार दिलीप पटेल का। आप सोच रहे होंगे लोकसभा चुनाव के बीच अचानक से राइज ऑफ अडानी का मुद्दा कैसे आ गया। दरअसल मछली, मुसलमान, मंगलसूत्र और भैंस के बाद प्रधानमंत्री ने एक और मजेदार खुलासा किया है। अडानी अंबानी के पास टेम्पो भर भर के काला धन जमा किया हुआ है। चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे। अब सवाल यह है, जब भारत सरकार को पता था अंबानी अडानी के पास काला धन है, तो पिछले 10 सालों में ईडी और सीबीआई का छापा उनके दफ्तरों पर क्यों नहीं पड़ा। 2014 के मैनिफेस्टो में बीजेपी ने लिखा था कि हम विदेशों से काला धन वापस लेकर आएंगे। रामदेव भी रामलीला मैदान से यही कह रहे थे, काला धन वापस लाएंगे जिससे पेट्रोल 25 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। ये समझ लो, ये काला धन वापस आ जाएगा। 50 साल तक हिंदुस्तान को कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर वस्तु की कीमत 30 से 50% कम हो जाएगी। तुम्हारा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि फिर पेट्रोल आपको 70 रुपए खरीदना नहीं पड़ेगा। फिर कितने में मिलेगा पेट्रोल? पेट्रोल का बेसिक प्राइस, मूल मूल्य कितना है उसका? 30 से 35। बीजेपी के कार्यकाल में नोटबंदी हुई, जिसमें नुकसान सिर्फ गरीबों का हुआ, लेकिन अंबानी अडानी ज्यों के त्यों ही रहे। बल्कि आपने उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ लोन माफ भी कर दिया। आपके अनगिनत फोटोज इन कारोबारियों के साथ इंटरनेट पर देखे जा सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अडानी के पास इतना पैसा किसकी मदद से आया है। कैसे 2014 के बाद से अडानी एशिया के सबसे अमीर आदमी बन जाते हैं। एशिया ही क्यों, पूरी दुनिया के 12वें सबसे अमीर आदमी बन जाते हैं। कैसे जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। फोर्ब्स की हालिया में छपी एक रिपोर्ट के हिसाब से मुकेश अंबानी 116 बिलियन डॉलर्स के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में 9वें स्थान पर हैं, तो अडानी 100.7 बिलियन डॉलर्स के साथ 17वें स्थान पर हैं। एशिया में मुकेश अंबानी का स्थान पहला है और गौतम अडानी का दूसरा। चौंकाने वाली बात यह है, इन व्यापारियों की नेट वर्थ जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब से कई गुना तेजी से बढ़ी है। न्यूज क्लिक की रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी की नेट वर्थ 2014 में थी 23.6 बिलियन डॉलर्स, जो आज 2024 में बढ़कर हो गई है 116 बिलियन डॉलर्स, यानी 391% का उछाल देखने को मिला है। नेट वर्थ हो गई है अब लगभग 4 गुनी। वहीं गौतम अडानी की नेट वर्थ 2014 में थी 7.1 बिलियन डॉलर्स, जो 2024 में हो गई 100.7 बिलियन डॉलर्स। अडानी की नेट वर्थ में उछाल देखने को मिला 1318%, यानी उनकी नेट वर्थ हो गई पहले की 14 गुनी से भी ज्यादा। यह सब कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। गौतम अडानी की नेट वर्थ पिछले 10 सालों में इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी जितनी पिछले 5 सालों में बढ़ी है। न्यूज क्लिक की रिपोर्ट बताती है 2014 से 2019 तक अडानी की नेट वर्थ में 121% की बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसके बाद ही वो भारत में 11वें स्थान से सीधा दूसरे स्थान पर आ गए थे। ये बढ़ोतरी हालांकि ज्यादा तो थी, लेकिन 2019 से 2024 के बीच जो ग्रोथ हुई उसके सामने बहुत कम थी। 2019 से 2024 के बीच जो इजाफा था वो था 541% का। इसी साल जनवरी में इकोनॉमिक टाइम्स में छपी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की एक रिपोर्ट में ये सामने आया कि गौतम अडानी ने कुछ समय के लिए तो मुकेश अंबानी को भी पीछे कर दिया था। आंकड़ों की स्टडी करें तो पता चलता है चुनावी साल से पिछला 2023 का साल अडानी के लिए सबसे मुफीद रहा। इसी दौरान हिंडनबर्ग रिसर्च की 32,000 पेजेस की एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें अडानी को लेकर बड़े बड़े खुलासे किए गए। नरेंद्र मोदी के करीबी होने की वजह से नरेंद्र मोदी सरकार पर भी सवाल उठने लगे थे। रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए और स्टॉक की कीमतों में हेरफेर करने की बात सामने आई। अडानी का मोदी के साथ जुड़ाव उन दिनों से है जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन नई दिल्ली में मोदी के प्रधानमंत्री बन जाने के बाद से अडानी की किस्मत में अभूतपूर्व उछाल आया। पहले वो गुजरात के सबसे ताकतवर व्यक्ति बने, फिर भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की अधिकांश विदेश यात्राओं में गौतम अडानी उनके साथ रहे। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं में आमतौर पर दिखने वाले चेहरे रहे हैं।
2015 में फ्रांस में नरेंद्र मोदी ने यूनेस्को के मुख्यालय का दौरा किया था। प्रधानमंत्री के 20 मिनट के इस भाषण को तन्मयता से सुनने वाले श्रोताओं में गौतम अडानी भी थे। सूत्रों ने बताया कि डिनर में उन्होंने फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोला सरकोजी से मुलाकात भी की। भारत और फ्रांसीसी कंपनियों के सीईओ की बैठक में शामिल होने वाले उद्योगपतियों की जो सूची फ्रांसीसियों ने मीडिया को दी, उसमें गौतम अडानी का नाम अनिल अंबानी के बाद था, जबकि भारत अडानी के शामिल होने पर खामोश ही रहा। फ्रांस के बाद अडानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कनाडा में भी रहे। मोदी कनाडा के साथ ऊर्जा सहयोग, परमाणु ऊर्जा और शहरों के विकास में इन्वेस्टमेंट के लिए बातचीत कर रहे थे, जबकि अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी इंडस्ट्री में एक्सपेंशन की तैयारी कर रहे थे। गौतम अडानी मोदी के अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और जापान दौरे में भी शामिल रहे थे। न्यूयॉर्क में मोदी जिस होटल में ठहरे थे, अडानी उसमें कई बार आते जाते देखे गए। यूएन की महासभा में हुए मोदी के भाषण के दौरान भी अडानी मौजूद रहे थे। उसी साल नवंबर में G20 समूह की बैठक में भी अडानी मोदी के साथ कई बार देखे गए। नवीनाल गांव अडानी के मुद्रा पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन से बमुश्किल 3 किलोमीटर की दूरी पर है। मुद्रा पोर्ट उन 3 योजनाओं में से एक है जिसने अडानी को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। एक एक करके इन सभी 3 योजनाओं के बारे में बात करेंगे। मुद्रा पोर्ट के पीड़ित किसान नारायण गढ़वी कहते हैं कि नवीनाल उन 19 गांवों में से एक है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए लैंड एक्विजिशन से अफेक्टेड हुआ था। गढ़वी बताते हैं, यह सच है कि गौतम भाई सरकार के बहुत करीबी हैं। आप देख सकते हैं कि 2019 से 2021 के बीच कोरोना के दौरान पूरी दुनिया में खेती और उद्योग पर बुरा असर पड़ा था। कोई विकास नहीं हो रहा था, लेकिन अडानी ने जबरदस्त तरक्की की। ये सच है कि ये सरकार उन्हें बहुत सी रियायतें देती है, जैसे कि हवाई अड्डे, रेल और रेलवे लाइनें, लेकिन गौतम भाई भी साहसी और जोखिम लेने वाले व्यक्ति हैं। अडानी की बायोग्राफी लिखने वाले RN भास्कर उन्हें 2005 से जानते हैं। भास्कर मानते हैं कि उद्योगपतियों को राजनेताओं की उतनी ही जरूरत होती है जितनी नेताओं को उनकी। ये ऐसा तालमेल है जो हर जगह देखने को मिल जाता है। जब 2001 में मोदी गुजरात की सत्ता में आए तो अडानी जिस तरह बाकी मुख्यमंत्रियों से दोस्ताना ताल्लुक रखते थे, उसी तरह वो मोदी के भी दोस्त बन गए। मोदी 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। ऐसे में जाहिर है दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी ही होंगी। फिर जब मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो ये दोस्ताना और भी फलता फूलता रहा। अडानी से उनका परिचय तो पहले से था ही। एक दूसरा कारण भी है, जब भी कोई सरकार सियासी, सामाजिक या आर्थिक वजह से कोई काम तुरंत कराना चाहती है तो वो हमेशा ऐसे उद्योगपति को चुनती है जो सबसे असरदार तरीके से उसे लागू कर सके। मैं ऐसा काम किसी ऐसे आदमी को नहीं देना चाहूंगा जो काम खराब करके मेरी बदनामी कराए। अब बात उन 3 योजनाओं की। पहली, मुद्रा बंदरगाह योजना। ये गुजरात के कच्छ जिले में है। इसे अडानी समूह की तरक्की में मील का पत्थर कहा जाता है। इस बंदरगाह की अहमियत बताते हुए RN भास्कर अपनी किताब में लिखते हैं कि गौतम भाई ने अपने करियर का जो सबसे बड़ा कारोबारी सौदा किया वो शायद मुद्रा पोर्ट से जुड़ा था। ये कहा जा सकता है कि मुद्रा बंदरगाह के बिना अडानी के बहुत से कारोबार तो शायद शुरू ही न हो पाते। मुद्रा बंदरगाह के तहत अडानी समूह के पास 15,665 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है। इसके अलावा उन्हें लगभग 16,668 एकड़ जमीन और सौंपे जाने की प्रक्रिया भी तभी शुरू कर दी गई थी। गौतम अडानी और उनके समूह पर अक्सर ये आरोप लगते रहते हैं कि उन्होंने मुद्रा बंदरगाह के लिए बाजार के भाव से बेहद कम दाम पर यह जमीन हासिल कर ली थी। बहुत से मीडिया संगठनों ने अडानी समूह को मिट्टी के मोल जमीन बेचने के लिए उस वक्त की गुजरात सरकार की आलोचना भी की थी। हालांकि गौतम अडानी ने अप्रैल 2014 में NDTV के साथ इंटरव्यू में अपने इन आरोपों का खंडन किया था। इस इंटरव्यू में गौतम अडानी कहते हैं, मुद्रा पोर्ट के विकास के लिए जो जमीन दी गई वो उपजाऊ नहीं थी। ये जमीन सस्ते दाम पर हासिल करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जब BBC ने अडानी समूह को मुद्रा पोर्ट के विकास के लिए दी गई जमीन का उस समय का बाजार का भाव जानने के लिए RTI के तहत गुजरात सरकार से जानकारी मांगी तो सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। अडानी समूह पर मुद्रा में पर्यावरण के नियम तोड़ने का आरोप भी लगा है। मीडिया की जानकारी के अनुसार कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार ने 2013 में मुद्रा बंदरगाह पर पर्यावरण के नियम तोड़ने के लिए अडानी ग्रुप पर 200 करोड़ का जुर्माना लगाया था। लेकिन जब केंद्र में BJP की सरकार आई तो उसने ये जुर्माना रद्द कर दिया। ये जानकारी बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार ने RTI के तहत अर्जी दाखिल करके हासिल की थी। जब अडानी ग्रुप ने 2019 में देश के 6 हवाई अड्डों के मॉडर्नाइजेशन और उन्हें चलाने के टेंडर हासिल किए तो उस पर भी सवाल उठ रहे थे। ये दूसरा कारण है, ये दूसरी वो योजना है जिसके तहत अडानी आज अडानी है, क्योंकि तब अडानी ग्रुप के पास एयरपोर्ट चलाने का कोई तजुर्बा नहीं था। एक बार फिर अडानी ग्रुप पर आरोप लगने लगे कि टेंडर्स की नीलामी में उसे तरजीह दी गई है और अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में फेरबदल किए गए हैं। ये हवाई अड्डे अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हैं। इन हवाई अड्डों के अधिग्रहण के साथ ही अडानी समूह
एयरपोर्ट का संचालन करने वाली देश की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई और बाद में GVK समूह से मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नियंत्रण हासिल करने के बाद देश के हवाई अड्डों से आने जाने वाले मुसाफिरों के 25% हिस्से पर अदानी ग्रुप का कब्जा हो गया। इसके अलावा अदानी ग्रुप के हवाई अड्डों से होकर देश का 33% एयर कार्गो ढोया जाना शुरू कर दिया गया। दरअसल मीडिया की खबरों के मुताबिक वित्त मंत्रालय और नीति आयोग ने किसी भी एक कंपनी को 2 से ज्यादा हवाई अड्डों के मैनेजमेंट का अधिकार देने के खिलाफ सलाह दी थी, जबकि अडानी को दे दिए गए 6 एयरपोर्ट्स। ये आरोप बेहद गंभीर थे, जिस पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को सफाई भी देनी पड़ी। सरकार ने प्रेस में जारी एक बयान में कहा, ये आरोप तथ्यात्मक रूप से गलत हैं कि सरकार ने अपने ही डिपार्टमेंट्स में ऐतराज पर ध्यान नहीं दिया है। सरकार ने दलील दी कि ये 6 हवाई अड्डे बहुत छोटे हैं, इनसे होकर देश के महज 9.5% हवाई मुसाफिर गुजरते हैं। मंत्रालय के मुताबिक हवाई अड्डे चलाने के एक्सपीरियंस की कंडीशन को मैंडेटरी न बनाने का फैसला इसलिए किया गया था ताकि बोली लगाने के प्रोसेस में कंपटीशन और बढ़ सके और हवाई अड्डों के मैनेजमेंट में किसी एक कंपनी या ग्रुप की मोनोपोली न हो। लेकिन भले ही अदानी ग्रुप ने हवाई अड्डों की नीलामी में बाकी सभी कंपटीटर्स को पछाड़ दिया, लेकिन अगर बोली लगाने में हवाई अड्डे चलाने के एक्सपीरियंस वाली कंडीशन हटाई नहीं जाती तो इस नीलामी में अदानी ग्रुप को कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड से कड़ी टक्कर मिलने वाली थी। सरकार की हिस्सेदारी वाले नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने भी गुवाहाटी, अहमदाबाद और जयपुर हवाई अड्डों के लिए बोली लगाने में दिलचस्पी दिखाई थी। NIIF की वेबसाइट पर बताया गया है कि वो मूलभूत ढांचे के क्षेत्र में निवेश करती है। इन हवाई अड्डों के लिए NIIF की कई बोलियों की बारीकी से पड़ताल करने पर पता चला कि उसकी और अदानी एंटरप्राइज की बोलियों में 5 से 31 रुपए प्रति पैसेंजर तक का ही अंतर था। यानी NIIF की बोली अदानी से केवल 5 से 31 रुपए प्रति पैसेंजर ही कम थी। जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आई थी तो गौतम अडानी ने उनसे मुलाकात की थी। इसके बाद अदानी ने एक ट्वीट में गोड्डा में 1600 मेगावाट क्षमता वाली कोयले पर आधारित बिजली परियोजना शुरू करके 16 दिसंबर 2022 तक वहां से बांग्लादेश तक बिजली पहुंचाने की लाइन चालू करने की बात दोहराई थी। इसके साथ ही झारखंड के गोड्डा जिले के बिजली घर और उससे जुड़े विवाद फिर से चर्चा में आने लगे। मीडिया रिपोर्ट में आरोप लगने लगे कि अदानी ग्रुप और झारखंड सरकार ने ये बिजली घर लगाने के लिए तय प्रक्रिया का पालन किए बगैर किसानों से उनकी उपजाई जमीनें वापस ले ली। गोड्डा प्रशासन ने 11 पेज का एक नोट जारी किया था जिसमें सरकार को अदानी समूह की परियोजना के लिए 917 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का सुझाव दिया गया था। स्थानीय किसान और जमीनों के मालिकों ने जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी। झारखंड के मोतिया गांव के रहने वाले 73 साल के रिटायर्ड अध्यापक चिंतामणि साहू कहते हैं कि किसानों ने हाईकोर्ट में अर्जी भले ही दे रखी हो, लेकिन कोयले से चलने वाला ये बिजली घर बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है। इस बिजली घर के लिए हमारी 5 एकड़ पुश्तैनी जमीन ले ली गई और वो भी जनहित का बहाना बनाकर। यहाँ बिजली हमारी जमीन, पानी और सस्ती मजदूरी से तैयार होगी और फिर उसे बांग्लादेश को दे दिया जाएगा। इससे अदानी और अमीर बनेंगे। इसमें जनहित कहाँ है? चिंतामणि साहू आरोप लगाते हैं कि प्रशासन भी अदानी समूह की मदद कर रहा था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 2014 से 2019 के बीच झारखंड में रघुवर दास की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार थी। चिंतामणि साहू आगे आरोप लगाते हुए कहते हैं, जमीन अधिग्रहण का विरोध करने वालों पर दबाव बनाने के लिए फर्जी आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए। इनमें मेरा नाम भी है। बिजली घर के लिए ली गई ज्यादातर जमीन उपजाऊ थी। मोतिया, डांका, माली और पटवा गांव की जमीनें ली गई हैं। हमने विरोध किया मगर कुछ हुआ नहीं। फिर भी मैंने अपना विरोध जारी रखा। मैंने अपनी जमीन के अधिग्रहण की रजामंदी नहीं दी है, नहीं मैंने उसके बदले में मुआवजा लिया है। गौतम अदानी के दोस्त गिरीश भाई कहते हैं कि आम आदमी की नज़र में मुट्ठी भर लोग अमीर होते जाते हैं, लेकिन उनकी नज़र में इसकी ठोस वजह है। वो कहते हैं, हाँ, अमीर और गरीब के बीच बड़ी खाई है, लेकिन मोदी की बात सही है। वो उन लोगों के बारे में सोच रहे हैं जो रोजगार पैदा करेंगे। लेकिन 2014 से लेकर अब तक लगभग 35,000 अमीर भारतीय भारत छोड़कर जा चुके हैं। इससे जाहिर है सरकार कुछ न कुछ तो ऐसा जरूर कर रही है। संपत्ति के निर्माता देश छोड़कर जा रहे हैं। भारत में कामयाब होने के लिए आपको फौलादी बनना पड़ेगा। अगर पिछले लोकसभा के आंकड़े देखें तो 1,60,000 लोगों ने 1 साल में भारत की नागरिकता छोड़ दी थी। लोग अपना वतन छोड़कर क्यों जा रहे हैं? अगर रोजगार की बेहतर संभावनाएं होंगी, कारोबार के लिए अच्छा माहौल होगा तो वो देश छोड़कर नहीं जाएंगे। भारत को ऐसे मौके बनाने की जरूरत है। आप काबिलियत को ऐसे नहीं जाने दे सकते। अब आप जनता जनार्दन हैं। मैंने कोशिश की आपकी मदद करने की। अब आप ही तय कीजिए अडानी का पैसा कहाँ जा रहा होगा। शुक्रिया।